इमैनुअल कांट का जन्म जर्मनी के पूर्वी प्रशा के कोनिग्सबर्ग नामक कस्बे में 1724 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता श्रेष्ठ काठी बनाने वाले थे। वह जीवन भर 80 साल की उम्र होने और मरने तक वहीं रहा। उसका परिवार गंभीर रूप से धर्मपरायण, ईश्वर प्रेमी था और उसके अपने धार्मिक विश्वास उसके दर्शन की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है। बर्कले की तरह वह भी महसूस करता या कि मानवता के लिए ईसाई आस्था की नींव को बनाए बचाए रखना अत्यावश्यक है। कांट उन दार्शनिकों में पहला है जिनके बारे में हमने अब तक सुना है कि वह विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाता था, अर्थात वह दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर भी था। दार्शनिक दो प्रकार के हैं। एक तो वह आदमी है जो अपने दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो दर्शन शास्त्र के इतिहास का विशेषज्ञ है, किंतु वह आवश्यकीय रूप से अपना दर्शन निर्माण नहीं करता। कांट दोनों प्रकार का दार्शनिक था। यदि वह केवल प्रखर बुद्धि का प्रोफेसर और दूसरे दार्शनिकों के विचारों का विशेषज्ञ होता तो वह दर्शन शास्त्र के इतिहास में अपने लिए कोई स्थान नहीं बना सकता था। किंतु नोट करने की महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीत की दार्शनिक परंपरा का उसे बहुत बढ़िया ज्ञान या वह न केवल देकार्त और स्पिनोजा के तर्कवाद या बुद्धिवाद से सुपरिचित था, अपितु वह लॉक, बर्कले और ह्यूम के अनुभववाद को भी भली भांति जानता था। याद रखना, तर्कवादियों का विश्वास था कि संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूलभूत आधार मन में, माइंड में बसा हुआ है, और अनुभववादी दार्शनिक मानते थे कि सारा ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ह्यूम ने बतलाया था कि हम अपने इंद्रिय बोध से जिन निर्णयों तक पहुंचते हैं उनकी स्पष्ट सीमाएं हैं। तो फिर इनमें से कांट किनसे सहमत था? उसका विचार था कि बुद्धिवाद और अनुभववाद ये दोनों ही मत आंशिक रूप से सही थे, किंतु वह सोचता था कि वे आंशिक रूप से गलत भी थे। जिस प्रश्न को लेकर सभी परेशान हैं वह यह है कि हम दुनिया के बारे में क्या जान सकते हैं। देकार्त से लेकर अब तक इस दार्शनिक प्रोजेक्ट में सारे ही दार्शनिक लगे रहे हैं। अब तक दो मुख्य संभावनाएं हमारे सामने रखी गई, या तो दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से इसका बोध होता है, और या यह उस तरह से है जैसे यह हमारे तर्क या बुद्धि को दिखती है। तो क्या आप जानते हैं कि कांट क्या सोचता था? कांट का विचार या कि जब हम दुनिया की धारणा बनाते हैं तो भान होने या अनुभूत होने और तर्क करने यानी दोनों का ही अपना योगदान है। किंतु वह सोचता था कि तर्कवादी या बुद्धिवादी अपने दावों में कि तर्क बुद्धि का कितना योगदान हो सकता है कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, और उसका यह विचार था कि अनुभववादियों ने भी इंद्रिय जनित अनुभव पर जरूरत से ज्यादा जोर डाला है। अपने अलग होने के बिंदु पर कांट ह्यूम और अन्य अनुभववादियों से इस बात पर सहमत है कि हमारा दुनिया का सारा ज्ञान अपने संवेदनों से आता है, किंतु और यहाँ कांट अपना हाथ तर्कवादियों की ओर बढ़ाता है। कुछ अन्य ऐसे निर्णायक कारक है जो हमारे चारों ओर फैली दुनिया के हमारे बोध को तय करते हैं। दूसरे शब्दों में, मानव मन में कुछ ऐसी स्थितियां या शर्तें हैं जो दुनिया की हमारी धारणा में योगदान करती हैं। जैसे हम एक लाल लेंस वाले चश्मे को पहन ले तो हमारे चारों ओर की चीजें लाल दिखें, हल्के रंग वाली चीजें गुलाबी दिखे और गहरे रंग वाली चीजें सुर्ख लाल। हमें बिल्कुल वही चीजें दिखती हैं जो पहले थीं, सिवाय इसके कि अब वे लाल हैं। ऐसा इसलिए है कि लाल शीशे हमारे सत्यबोध के तरीके की सीमाएं बना देते हैं। हम जिस किसी भी चीज को देख रहे हो वह हमारे चारों ओर की दुनिया की चीज है, किंतु हम उन्हें देखते कैसे हैं इसका निर्धारण पहने गए हमारे शीशे कर रहे हैं। अतः हम यह नहीं कह सकती कि दुनिया लाल है या नहीं, हालांकि हम इसे लाल देख रहे हैं। कांट की विचारधारा हमें बताती है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को केवल वही देख पाते हैं जिसे पहले से ही हमने अपने चश्मे के माध्यम से देखा है, यानी देखने में सीमाएं बन जाती हैं। ये शीशे जो कि लाल हैं हमारे अनुभवों को आकार देते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम अपने मन में किसी एक अनुभव को धारण करते हैं तो यह अनुभव केवल उसी रूप में हमें दिखाई देता है जैसे कि लाल रंग में ढल जाता है। अब यदि हम जंगल में चलें या रास्ते से होकर अपने घर चलें, हम हर चीज को वैसे ही देखेंगे जैसे स्वाभाविक रूप से देखते थे, किंतु इससे पहले हमने जो कुछ भी देखा अब वह लाल होगा। हाँ, जब तक हम इन शीशों को उतार नहीं देते अब वो वस्तुएं लाल ही दिखाई देंगी, क्योंकि हमने अपने अनुभव को लाल लेंस के चश्मे के माध्यम से देखा है। कांट के अनुसार हमारे ज्ञान की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि मन की कार्य प्रणाली किन परिस्थितियों के अधीन होती है, और यह बिल्कुल वही है जो कांट का अभिप्राय था जब उसने कहा था
कि कुछ स्थितियां या शर्तें हैं जो मन की कार्य प्रणाली को शासित करती हैं और मन उनसे प्रभावित होकर दुनिया का अनुभव करता है। ये किस प्रकार की शर्तें हैं? जो कुछ भी हम देखते हैं उसका पहले और सबसे आगे समय और स्थान में फिनोमिना, दृश्य जगत या सत्ता के रूप में बोध होगा। कांट समय और स्थान को, टाइम एंड स्पेस को, हमारी दो स्वयं वेदात्मक ज्ञान वृत्ति के रूप कहता है और वह इस बात पर जोर देता है कि यह दो रूप किसी भी अनुभव से पहले हमारे मन में रहते हैं। देश और काल संवेदन शक्ति के प्रागनुभविक आकार हैं। दूसरे शब्दों में, हम चीजों का अनुभव करने से पहले यह जान सकते हैं कि हम उनका बोध समय और स्थान में दृष्टिगोचर सत्ता के रूप में करेंगे, क्योंकि हम तर्क के चश्मों को उतार नहीं सकते। जिन चीजों को हम देखते हैं उनका अनुभव समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में होना अनिवार्य है। कांट ने यह बताया कि समय और स्थान हमारे दो बुनियादी ज्ञान वृत्तियों के रूप हैं जो हर अनुभव से पहले हमारे मन में रहते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि संस्कृति, स्थान और समय का अनुभव केवल भौतिकता में नहीं बंधा होता, बल्कि मन की उस प्रक्रिया का परिणाम है। कांट की क्रांतिकारी सोच इस बात पर जोर देती है कि मन केवल एक संवेदन ग्रहण करने वाला तत्व नहीं है, बल्कि यह सक्रिय रूप से चीजों को समझता है। जैसे पानी एक घड़े का आकार लेता है, वैसे ही हमारा मन भी अपने अनुभवों को आकार देता है। यह इस दृष्टि को आगे बढ़ाता है कि चीजें भी हमारे मन के अनुरूप होती हैं। इसलिए कांट के अनुसार यह केवल तर्कवादी या अनुभववादी नहीं है, बल्कि दोनों का मिलन एक नए दृश्य से हमारे ज्ञान को पुनः स्थापित करता है। यह विचार हमें बताता है कि किसी भी ज्ञान की प्रक्रिया में मन एवं वस्तुएं दोनों का बहुत महत्व है। कांट की यह सोच हमें उन सीमाओं को समझने में मदद करती है जो हमें हमारी दृष्टि को सीमित करने के लिए बाध्य करती हैं।